नमस्कार दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत एस एकेडमी 2.0 पर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, आज की इस सेशन में हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है। हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ लिया था, यह जिसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, जो कि 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने वैदिक काल को पूरा पढ़ा है। वैदिक काल को पूरा पढ़ा है, जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। 600 ईसा पूर्व तक था। फिर हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ा महाजनपद काल। महाजनपद काल, ओके। महाजनपद काल पढ़ने के साथ साथ में यदि महाजनपद काल का समय की बात करें तो 600 से 325 ईसा पूर्व के बीच था, ईसा पूर्व। अब हम लोगों को जो पढ़ना है महाजनपद काल के साथ में, अभी हम लोगों ने और कवर किया, जो कि कल तक की क्लास में कवर किया है, जैन धर्म, जैन व बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, इसको दोनों कंबाइंड करके हम लोगों ने पढ़ा है। यानी अभी तक हम लोगों ने बहुत सी सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके सीक्वेंस क्रम में कवर करी हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश इसलिए क्योंकि यदि मैं बात करूं वहाँ पे मगध में सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया, तो मगध जो महाजनपद काल था उसने सर्वाधिक विस्तार किया और मगध महाजनपद ने 16 महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने बातें कर ली थी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हर्यक वंश मैंने आपको पूरा बता दिया था। क्या बता दिया था? हर्यक वंश मैंने पूरा बता चुका था। अब बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यदि हम बात करें क्रम में, यदि देखें हम किस में, मगध महाजनपद में, किस पे, मगध महाजनपद में देखें तो आपके वहाँ पे 7 शासक आए। कितने शासक आए? तो कुल 7 राजवंश आए। ठीक है, जिनकी ट्रिक है हसीन, मशुक, सा। हसीन, मशुक, सा। हा से बनेगा आपका हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश और मा से मौर्य वंश, और फिर यदि सु से बनेगा आपका शुंग वंश, फिर का से कर्ण वंश, फिर इसके बाद आपका सा से सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो हम लोगों ने हर्यक वंश पूर्ण रूप से पढ़ लिया था, मैंने बता दिया था आपको। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से पहले क्लास में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश को हमको देखना है, क्योंकि शिशुनाग वंश में किसको यदि बात करें, थोड़ा सा बात समझिएगा। हर्यक वंश को यदि बताना चाहूँ मैं थोड़ा सा समरी में, तो समझने की कोशिश करिएगा। हर्यक वंश का पहला शासक या संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार। यदि इसके आगे का मैटर समझना है तो आपको पहली वाली क्लासें देखनी पड़ेंगी, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि बिंबिसार ने किसको परास्त किया था? तो उस समय राजा थे, बोल सकते हैं उस समय कि मगध का पहला राजा कौन था? तो बृहदत्त था। थोड़ा बात समझिएगा, बृहद्रथ, ये बृहदत्त वंश की स्थापना करता है। ये मगध का पहला राजा है, लेकिन ऐतिहासिक राजा नहीं है। ऐतिहासिक राजा कौन है? तो बिंबिसार आपका ऐतिहासिक राजा है। ठीक है, थोड़ा सा बात समझिएगा। बृहदत्त होता है, बृहदत्त का पुत्र होता है एक जरासंध। जरासंध, इसका युद्ध होता है भीम के साथ। कैसा युद्ध होता है? तो मल्ल युद्ध होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है? भीम जीत जाते हैं और जरासंध हार जाते हैं। तो जरासंध का पुत्र आता है सहदेव। कौन आता है? सहदेव। फिर इसका पुत्र होता है रुपुंजय। रुपुंजय
और फिर रुपंजय की हत्या करके बृहदत्त, इसका बात करें यहाँ पे, जो रुपंजय का सेनापति होता है तो बिंबिसार होता है, फिर वो रुपंजय क्या करता है, कमजोर जानकर राजा की हत्या कर देता है और बिंबिसार मतलब हर्यक वंश की स्थापना करता है। तो इतनी बात समझ में आई आपको। फिर बात करते हैं हम लोग, अब हर्यक वंश समझते हैं। तो हर्यक वंश में मैंने बताया था, हर्यक वंश की स्थापना किसने करी, बिंबिसार ने। ओके, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है, फोकस करिएगा बात को, और पेन के द्वारा कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। जो बिंबिसार है ये 1 नंबर का अय्यास और लड़कीबाज राजा था, ठीक है। ये इसका लड़का होता है अजातशत्रु, ठीक। अजातशत्रु की शादी न करवाने की वजह से और राजपाट न देने की वजह से अजातशत्रु ने किसको, बिंबिसार को पकड़ के कूच देते हैं, ठीक, यानी कूच मतलब हत्या कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो फिर अजातशत्रु क्या कहने लगते हैं, उपाधि मिल जाती है इनको, किसकी, पितृ हंता की उपाधि मिल जाती है। मैं ये सारी बातें बता चुका हूँ, या कुड़िक की उपाधि मिल जाती है। ओके, फिर अजातशत्रु का पुत्र आता है उदयन। उदयन क्या करता है, अजातशत्रु के साथ भी यही करता है कि वो उदयन भी अजातशत्रु को निपटा देता है, ठीक। फिर जब उदयन का पुत्र आता है, और सबसे ज़्यादा यदि इम्पोर्टेंट बात की बात करें हम यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करें अजातशत्रु की, तो इसने 2 औजारों का प्रयोग करवाया था, या 2 हथियारों का प्रयोग करवाया था युद्ध करते समय। कहाँ पर ये जीतना चाहता था, वैशाली को, तो उस समय रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किसने करवाया था, तो अजातशत्रु ने करवाया था, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और इसने क्या किया था कि राजगृह को चारों ओर से किलाबंदी करवा दिया था, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद उदयन आता है। उदयन क्या करता है, ये अपने बेटे को पहले ही बोल देता है कि बेटा जब तुझे शादी करना हो तो बता देना, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन मुझे मारना नहीं। उदयन का सिर्फ एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि राजधानी को बदलकर यह पटना ले गया था, यानी पाटलिपुत्र ले गया था। कहाँ ले गया था, पाटलिपुत्र ले गया था। कहाँ से, तो राजगीर से, ठीक है। और राजगीर राजधानी किसने बनवाई थी, तो बिंबिसार ने बनवाई थी, ठीक। अब जब उदयन आता है तो उदयन का एक पुत्र होता है नागदशक। बात समझिएगा, कौन सा, नागदशक। नागदशक आता है, और शिशुनाग उसका क्या होता है, तो उसका सेनापति होता है। सेनापति कौन होता है, शिशुनाग। शिशुनाग क्या करते हैं, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर देते हैं और अपना शासन चलाते हैं शिशुनाग वंश के नाम से। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं शिशुनाग वंश क्या है। इसमें ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शिशुनाग वंश को देखते हैं हम लोग क्या है। तो चलिए जानते हैं शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश में यदि बात करता है, इसी की सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी, तो शिशुनाग ने करी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आपको, ठीक है। अब ये क्या करता है कि पटना राजधानी को वैशाली ले जाता है। कहाँ ले जाता है, तो वैशाली ट्रांसफ़र कर देता है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक। और यदि बात करें कि शिशुनाग वंश का सबसे योग्य कौन शासक था, तो कालाशोक था। अभी कालाशोक के बारे में बताएंगे हम लोग। कालाशोक, जिसके शासनकाल में द्वितीय बहुत संगीति होती है। ओके, अब यदि देखें कालाशोक क्या करता है, फिर वैशाली से पटना राजधानी ले आता है। कालाशोक क्या करता है, वैशाली से फिर से कहाँ ले आता है, पटना राजधानी ले आता है। ओके, और कालाशोक का यदि अर्थ पूछा जाए, कालाशोक क्या होता है, तो शोक का अंत करके ऐसा इसका अर्थ माना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे राजधानी वैशाली को बनाया इसने, ठीक। अब बात करें यहाँ पे इसके समय, वैशाली के समय क्या, मैंने द्वितीय बहुत संगीति बता दी, ठीक। अब जो इसका शिशुनाग वंश का जो फिर से अगला शासक आता है वो होता है नंदीवर्मन। क्या होता है, नंदीवर्मन। नंदीवर्मन बोल सकते हो, यह क्या था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक भी बोल सकते हो। इसकी हत्या किसने कर दी थी, तो महापद्म नंद ने कर दी थी। महापद्म नंद ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, किसकी, नंदीवर्मन की।
नंदी वर्मन की। महापद्म नंद कौन था? तो नंदी वर्मन का क्या था? ये सेनापति था और इसको हत्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है किसकी? नंदी वर्मन की। और महापद्म नंद किसकी स्थापना करता है? तो नंद वंश की स्थापना करता है। तो मैं आपको नंद वंश या महापद्म नंद वंश आपको बता चुका हूं कि महापद्म नंद क्या है? एक नंबर का अय्यास और आर्केस्ट्रा सुनने वाला राजा था, जिसको यदि बात करें इसको एकराट की उपाधि भी धारण है। किसको? महापद्म नंद को एकराट की उपाधि भी धारण है। एकराट का मतलब होता है कि इकलौता राजा। ये इसको और सर्वछत्रांतक भी कहते हैं। किसको? महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक सर्वछत्रांतक भी कहते हैं, यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला। ओके, फिर ये क्या करता है कि इसके शासनकाल में सिर्फ दो ही चीज़ें ठीक है। क्या है? कि इन्होंने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था, जो महापद्म नंद का बेटा था घनानंद। ओके, फिर यदि बात करें तो घनानंद की मृत्यु कैसे होती है? तो मैंने आपको बता चुका हूं कि मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। और यदि बात करें तो घनानंद की पुत्री मिलकर, घनानंद की पुत्री मिलकर के किसकी हत्या कर देते हैं? तो घनानंद की हत्या कर देते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि घनानंद की पुत्री का नाम क्या था? घनानंद की पुत्री का नाम क्या था? तो क्या नाम था? दुर्धरा। दुर्धरा नाम था। पहली बार क्या होता है? ये सब किस कारण होता है? सिर्फ इस कारण होता है कि सिकंदर आक्रमण करने आता है। कहाँ पर? भारत में। वो सबसे पहले किसको हराता है सिकंदर? यदि पूछे सबसे पहले किसको हराता है तो तक्षशिला का राजा होता है आम्बिक, पहले उसको हराता है। ठीक, आम्बिक को हराने के बाद पोरस को हराता है। ठीक है, हालांकि आम्बिक के सहयोग से, यानी पोरस पहले हारने वाला नहीं था। पोरस बहुत ही अच्छा शासक था भारत का। ठीक है, फिर पोरस को छोड़ देता है। पोरस के हाथ में क्या? अपनी रानी रेक्सोना के द्वारा क्या करता है? इसके हाथ में राखी बंधवा देता है। कौन? सिकंदर। ठीक है, फिर रेक्सोना, पोरस और आम्बिक मिलकर कहाँ जाते हैं? किस तरफ? तो घनानंद की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी तो अब वहां पे क्या होता है कि चाणक्य आते हैं घनानंद को समझाने, लेकिन ये चाणक्य को क्या करते हैं? चोटी पकड़ो बाहर फेंक देता है। कौन? घनानंद। ठीक, तो इसी कारण चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा भी परेशान थी अपने पिता से। ठीक है, एक नंबर का अय्यास और ठरकीबाज राजा था ये। ठीक है, इस कारण तो ये तीनों लोग मिलकर इसको किसको? घनानंद को निपटा देते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं, फिर उसके बाद आता है मौर्य वंश की स्थापना होती है, जो कि आप देख रहे होंगे। तो अब देख रहे हैं हम लोग मौर्य वंश। ये कुछ समरी थी। अगर यदि इसी क्लास को विस्तार से देखना हो तो आप जाके पहली वाली क्लास में विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मौर्य काल या मौर्य वंश। ओके, यदि हम इसके समय की बात करें तो 322 से 185 ईसा पूर्व तक का समय होता है। ओके, यदि इसके मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन है? सबको पता है कि चंद्रगुप्त। संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं, जो कि निम्न जाति के राजा होते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? माता को क्या कहते हैं? मोरा या फिर माधुरा कहते हैं, या मुरा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अब यदि बात पत्नी कौन होंगी चंद्रगुप्त की, तो एक तो वही हो जाएंगी ना, कौन? दुर्धरा, जो कि किसकी बेटी थी? तो घनानंद की बेटी थी। दुर्धरा क्या हो जाती हैं? पत्नी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और यदि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री या पीएम बोला जाए तो कौन हो जाता है? सबको पता है कि उस व्यक्ति का नाम है चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य। चाणक्य। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा बात समझिएगा, बहुत ही शानदार बात है कि जब सिकंदर वापस जाता है
तो एक सिकंदर का सेनापति होता है जिसे थल सेनापति कहते हैं हम लोग। थल सेनापति होता है, एक जल सेनापति भी था, लेकिन थल सेनापति क्या करता है, उसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ओके। सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि जब युद्ध होता है, जब ये वापस चले जाते हैं, तो उसके बाद ये फिर से पुनः वापस आता है, क्योंकि वहाँ पे चंद्रगुप्त और चाणक्य की चाल की वजह से सिकंदर वापस हो गया था और उसकी सेना डर गई थी। ठीक, तो ये क्या करता है, थल सेनापति आता है लड़ने किसे, चंद्रगुप्त मौर्य से। ओके, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त से हारने ही वाला होता है, तो निकेटर ने क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर ये हारने ही वाला होता है, तो इसने कहा कि मेरी पुत्री से तुम विवाह कर लो, जिसका नाम क्या था, कार्नेलिया। कार्नेलिया, यानी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी, तो कार्नेलिया। और चाणक्य की फिर जो वाइफ, वो चाणक्य कह रहे चंद्रगुप्त की जो फिर से पत्नी बनती हैं, वो होती हैं कार्नेलिया। अब ये कार्नेलिया का अन्य नाम भी पूछ सकता है, तो आप लोग कह सकते हैं हेलेना, हेलना या हेनला, हेनला, ओके। किसका नाम है ये, कार्नेलिया का अन्य नाम है, ओके। अब जब कार्नेली सेल्यूकस निकेटर शादी कर देता है, तो कुछ दहेज में देता है, तो इसने 4 क्षेत्र दिए, किसको, निकेटर ने दहेज में 4 क्षेत्र दिए, किसको, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। एक एरिया दिया, अराकोशिया दिया, एरिया देता है, अराकोशिया देता है, और फिर इसके बाद हाँ जेड्रोसिया देता है, जेड्रोसिया देता है, और इसके बाद पेरिस पेन्याई देता है, पेरिस पेन्नाई देता है, ओके। जो वर्तमान में यदि बात करें तो बोल सकते हो काबुल, कांधार, मकरान, मकरान और हेरान, ये वो स्थान है जो कि बोले काबुल कांधार कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है बोल सकते हो, और मकरान हेरान कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में पड़ते हैं, ओके। इतनी बात समझ में आई, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को देख लो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दहेज में दिया गया था। चंद्रगुप्त कौन था, तो एक बिहारी था, ठीक है, और इसको दहेज में क्या दिया गया था, तो नल्ला पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों दिए गए थे इसको दहेज में, ओके। यदि बात करें जब क्या करता है सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह करता है, तो सेल्यूकस निकेटर उस समय डर रहा होता है कि कहीं ये मेरी बेटी को मार ना दे, तो वो कार्नेलिया के साथ में एक लेखक भेजता है राजदूत बनाकर, जिसका नाम होता है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। और जब मेगास्थनीज किसके साथ में आता है, कार्नेलिया के साथ में आता है, वो एक एक बात अपनी बुक में लिखता है, और वो किसको देता रहता है, तो बोल सकते हो कि सेल्यूकस निकेटर को पहुंचाता रहता है, ठीक। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो मेगास्थनीज की एक पुस्तिका है जिसका नाम है यहाँ पे इंडिका, इंडिका, इंडिका को लिखता है, उसमें क्या मगध वंश की सबसे बेहतरीन जानकारी देता है, मगध वंश की क्या सबसे बेहतरीन जानकारी लिखता है, कौन, मेगास्थनीज। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ रही होगी। यदि क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को विजिट यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। इतनी बात समझ में आई, तो अब हम करते हैं थोड़ा सा कुछ MCQ, ओके। फिर इसके बाद मौर्य वंश को कल थोड़ा सा और समझ लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम आज के MCQ। आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है, चाणक्य का अन्य नाम क्या
है। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है? सभी को पता है कि विष्णुगुप्त गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि इनकी पुस्तक की बात करें तो अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है, जो कि बहुत ही जानदार है। ठीक है, तो उसमें किसका वर्णन दिया है? तो राजा राज को कैसे चलाता है, इस प्रकार की जानकारी है। ठीक है, अब जो आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली द प्रिंस से, मतलब प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली किसकी रचना है? तो द प्रिंस, मतलब प्रिंस की रचना कौन सी है? तो मैकियावेली है। ठीक है, अब तो किसकी तुलना की जाती है? तो आपको बता दें कि जो कौटिल्य है, जिसने अर्थशास्त्र लिखा है, तो अर्थशास्त्र को इसने ऐसे लिखा है जैसे कि प्रिंस ने मैकियावेली की पुस्तक लिखी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो सुसीम की हत्या, तो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आपका तीसरे का जवाब यानी अशोक आपका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अशोक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझिएगा पॉइंट कि जो बिंदुसार होता है, बिंदुसार होता है, इसके दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? तो दो। पहला सुसीम और दूसरा अशोक। अशोक, ओके। तो इसमें कहा जाता है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी और राजगद्दी पर बैठ गया था। और यदि बात करें यहाँ पे मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है, तो बोले तो एक इंडिका से, मेगास्थनीज की एक इंडिका, और दूसरी अर्थशास्त्र से भी इसकी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र पुस्तक से भी किसकी जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के शासन की जानकारी मिलती है। इतनी बात समझ में आई? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो जिस पत्नी से सर्वाधिक प्रभावित था अशोक, तो वो इसकी पत्नी थी कारुवाकी। क्या नाम था उसका? कारुवाकी नाम था, जिससे सर्वाधिक कौन प्रभावित था? तो अशोक सम्राट प्रभावित था। ओके, इतनी बात यहाँ पे समझ में आई। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, कहता है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसने अर्ध मागधी भाषा का या लिपि का प्रयोग सर्वाधिक किया है। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर है 6। कहता है बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? बिंदुसार के विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? तो ये बात है वहाँ पे कि जब अशोक बिंदुसार के जो कुछ विद्रोही थे जो वहाँ पे आए थे, कहाँ पर? तो तक्षशिला में आए थे। उनको मारने के लिए फिर बिंदुसार ने किसको? अशोक को भेजा था और उनको उनकी हत्या करवाई थी। यानी कि बी नंबर आपका विकल्प राइट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसमें। कहता है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य न होकर के आपका विकल्प नंबर अशोक का नाम था ये, कि जो देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाने जाते थे। इतनी बात समझ में आई। फिर है इसमें, यदि यहाँ पे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की,
जी जी बिल्कुल, जो आगे की जानकारी है हम आपको आगे की क्लास में देंगे मौर्य वंश की, नहीं तो फिर एमसीक्यू कुछ हैं जो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इनमें से विकल्प की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है मौर्य वंश, बी कहता है गुप्त वंश, सी कहता है कुषाण वंश, सी डी कहता है कंडो वंश। तो यदि 8 नंबर के जवाब की बात करें तो आपका सबसे इनमें से पुराना वंश हो जाएगा मौर्य वंश। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। जो ये चंद्रगुप्त सेकंड है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करता है, वो हम गुप्त वंश जब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर यदि बात करता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कहता है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान निम्नलिखित में से किस धर्म को मतलब अंगीकार मतलब स्वीकार कर लिया था। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बौद्ध धर्म में कि जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब यदि हम यहाँ पे थोड़ा बात करें, थोड़ा सा बात समझिएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक क्वेश्चन बनेगा कि सेल्यूकस निकेटर को हाथी किसने दिए। तो 500 हाथी दिए थे किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने गिफ्ट पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि ये हाथियों के चक्कर में ही क्या कर रहे थे, ये लोग लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। अब बात आएगा यहाँ पे कि एक चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल में नहर का निर्माण करवाया था। बंगाल में किसका, नहर का निर्माण करवाया था। तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बंगाल के कार्यों की जानकारी या बंगाल में नहर के निर्माण की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो महास्थान से पता चलता है, महास्थान से पता चलता है। ये क्या है, एक अभिलेख प्रकार का है जहाँ से क्या जानकारी मिलती है कि बंगाल में नहर का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर एक बात इसकी और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक बार यूपी में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा, बहुत ही ज़्यादा अकाल यानी सूखा पड़ गया था, ठीक है। ये जब की बात है कि जैन धर्म को अपना लिया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर भद्रबाहु के नेतृत्व में इन्होंने जैन धर्म के साथ चले गए थे। ओके। अब यदि बात करें यहाँ पे तो जो यूपी में गोरखपुर के शाहगौर नामक अभिलेख है, महास्थान अभिलेख से क्या बंगाल के नहर की जानकारी मिलती है। जो फिर है इसका पॉइंट जो मेन है मुद्दा है, जो सबसे बड़ी बात है कि शाहगौर अभिलेख, शाहगौर अभिलेख पूछेगा, शाहगौर अभिलेख है कहाँ, तो ये कहाँ पर है, गोरखपुर में। गोरखपुर बोले तो यूपी बोल सकते हो, गोरखपुर, ठीक है। अब उसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो ये अकाल के समय की जानकारी देता है, अकाल के समय की जानकारी देता है, और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत भरपूर रूप से क्या दान किया था और अपने राज्य को बचाने की कोशिश करी थी, ठीक है। यानी गोरखपुर का शाहगौर अभिलेख किसने बनवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, ठीक है। अब यदि बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था, तो जैन धर्म अपना लिया था, ये मैं बता ही चुका हूँ, जैन धर्म। अब एक क्वेश्चन और बनेगा जो इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। अब यदि बात करें सुदर्शन झील है कहाँ, तो सुदर्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुदर्शन झील तो ये कहाँ पर है, तो पहली बात तो ये गुजरात में पड़ती है, गुजरात में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, इसको निर्माण करवाया गया था, या फिर पूछेगा कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो गुजरात का एक शासक था रुद्र दामन, उसने क्या किया था, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब फिर यहाँ पे बात करेगा कि एक क्वेश्चन और बनेगा जो कि पश्चिम में विस्तार हुआ था,
जो कि काबुल, कांधार, मकरान, हिरान ये जो दे गया था सेल्यूकस निकेटर किसको, दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये भी किसी अभिलेख से जानकारी मिलती होगी, तो उस अभिलेख का नाम क्या है? तो कह सकते हो कि आप भारत में जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पे जो विस्तार हुआ था उसकी उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो एक जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ, गुजरात में, जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कांधार, मकरान, हिरान यानी जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है उसको किसको दान में दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दिया था। ओके। और यदि बात करें कि जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था, तो जाहिर सी बात है गुजरात में, तो गुजरात का शासक ही करवाएगा। तो गुजरात का शासक कौन था? तो रुद्रदामन था। ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको, रुद्रदामन था। फिर पूछेगा ये 3-4 अभिलेख जो मैंने बताए, जैसे कि यूपी का शाहगौर अभिलेख जिससे अकाल की जानकारी मिलती है, महास्थान अभिलेख जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब पूर्व विस्तार कह सकते हो, ये बंगाल की जानकारी की बंगाल की जानकारी मिलती है। ओके, इतनी बात समझ में आई। और यदि बस इतनी ही इसकी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यदि एक क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने, तो विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स के द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब देखते हैं एक दो जो क्वेश्चन बचे हैं उनको कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो सभी व्यक्ति को पता है कि चाणक्य है, इन्हीं ने क्या किया था? चंद्रगुप्त के साम्राज्य के विस्तार में मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सांची किला, सांची किस कला व मूर्ति का निर्माण का निरूपण करता है, यानी व्यक्त करता है? सांची किस कला वह मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो जायज़ सी बात है, हम लोगों ने पढ़ रहे हैं क्या? चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ में अशोक ने निर्माण कराया था सांची का स्तूप। तो जायज़ सी बात है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म। यानी विकल्प नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका बी नंबर इज राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं और कल फिर से पुनः यहीं से स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि अशोक का पुत्र कौन आता है, तो फिर इसके बाद अब बिंदुसार वगैरह को अच्छे से पढ़ेंगे। किसको? बिंदुसार को। तो अशोक का पुत्र होता है ये, तो इसकी जानकारी लेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल से फिर से पुनः इसी समय पर। तो तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को जय हिंद।